गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप हो या नहीं ये तो बता दो। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, सो टुडेज टॉपिक इज constraint on American power। constraint बेसिकली क्या होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम। We can say restrictions and limitation। ठीक है, अब हमने देख चुके 3 डायमेंशन अमेरिकन पावर के कि तीनों डायमेंशन में हेजिमन जो था वो अमेरिका ही था। तो ऐसे तो जो पावरफुल कंट्री और ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होता जाएगा तो कोई कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो होने चाहिए। अब वर्ल्ड में किसी भी कंट्री, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो इसको कॉम्पीट कर सके, लेकिन फिर भी कांस्टेंट है। कहाँ पे है? विद इन अ कंट्री, खुद की कंट्री में ही है कांस्टेंट जो लगे हैं। मिलिट्री जैसे एज अमेरिका इज हार्ड पावर, वो पूरे वर्ल्ड में अपना हेजिमोन स्टेब्लिश कर चुका है। स्ट्रक्चरल पावर में देख लो, सॉफ्ट पावर में देख लो, तो फिर कहाँ बचा? सर्वशक्तिमान हो गया वो। लेकिन ये हिस्ट्री हमें बताती है कि जो जितने भी बड़े बड़े बिग बिग एम्पायर्स हैं, जितने भी अब तक इतने बड़े बड़े एम्पायर्स हुए हैं वो भी डिक्लाइन हुए हैं। और डिक्लाइन किस वजह से हुए हैं? फ्रॉम विद इन, खुद ही की वीकनेसेस की वजह से, खुद ही की कमजोरी की वजह से, खुद ही ड्रॉबैक्स की वजह से बड़े बड़े एम्पायर डिक्लाइन हुए हैं। सेम एज मतलब आप और भी अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। तो अमेरिकन पावर में भी कोई ऐसा मतलब वर्ल्ड का कोई ऐसा कंट्री नहीं था कि इसके हेजिमन को चैलेंज कर सके, है ना, और इसको चैलेंज कर सके। लेकिन इसके खुद की ही कंट्री में बहुत सारे ऐसी चीजें, 3 डायमेंशंस है जो हम पढ़ेंगे। द बिगेस्ट, सिमिलरली जैसे बड़े बड़े एम्पायर डिक्लाइन हुए अपनी वीकनेसेस की वजह से, अपनी कमजोरियों की वजह से, वैसे ही जो बिगेस्ट कांस्टेंट है अमेरिकन हेजिमनी पे, वो खुद की विद इन अ कंट्री उसके ऊपर कांस्टेंट हुआ है, लिमिटेशंस हुए हैं। ठीक है, सो वी कैन आइडेंटिफाई 3 कांस्टेंट ऑन अमेरिकन पावर। ये देखो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। तो 3 कांस्टेंट कौन कौन से हैं हम वो देख लेते हैं। ये 3 of these constant are slowly beginning to operate again। जो पहले हम सीधे कांस्टेंट पे आते हैं, ये कि इसमें पूरे टॉपिक में सिर्फ 3 कांस्टेंट ही हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिन्हें हमें पढ़ना है। ओह शिट, चलिए पेन लेते हैं। तो फिर ये होता है, जो फर्स्ट कांस्टेंट है वो है इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ। जो फर्स्ट कांस्टेंट जो आता है अमेरिकन पावर पे, वो है उसका इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर, व्हाटएवर। यहाँ से फर्स्ट कांस्टेंट आता है। ये सिस्टम क्या है? इंस्टीट्यूशनल जो आर्किटेक्चर का सिस्टम क्या है? वो है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ऑर्गन जो हमने अमेरिका से लिए हैं, अमेरिका ने हमसे नहीं लिए, अमेरिका ने हमसे लिए 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? वो लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज
जुडिशरी। आप बता सकते हो ये जो ऑर्गन्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, है ना? फर्स्ट कॉन्स्टेंट फिर क्लियर कर रही हूँ, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर की वजह से आता है। जो वहाँ का सिस्टम है, वहाँ का जो इंस्टीट्यूशन है, वो डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द थ्री ब्रांचेस कौन सी है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। वो क्या करती है, ये थ्री जो ब्रांचेस मैंने पहले बताई थी, वो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखती है ना? एक दूसरे, जैसे कोई भी लेजिस्लेचर गलत कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव उसको इंटरफेयर कर सकता है। अपने यहाँ इंडिया में बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि जैसे एग्जीक्यूटिव से गलत पॉलिसीज आ गई या गलत निर्णय हो गए तो जुडिशरी उसको वापस से इंटरप्रेट करता है, वापस से वो रिव्यू करता है। तो सेम यही है, क्योंकि देखो अमेरिका जो है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, हमारा इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो अमेरिका की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। तो ये जो तीन ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो सबसे बड़ा कांस्टेंट तो वही आ गया कि मनमानी नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मिलिट्री पावर उसके पास है, सब कुछ है, लेकिन वो मनमानी नहीं कर सकता क्योंकि जनता जो है बहुत अवेयर है। वहाँ की जो सिटीजन्स है, वो सिटीजन्स तो बाद में आएंगे, पहले तो वो एग्जीक्यूटिव जो आपस में तीन है वो नहीं चाहते कि वापस से सब लोग क्या चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। भले ही कितने भी सुपर पावर, उनको पता है कि हम किसी सुपर पावर कंट्री में है या हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशंस तक, एक रिस्ट्रिक्शंस तक, मतलब सब किसी को भी ये वायलेंस, युद्ध और जैसी स्थिति पसंद नहीं आती, तो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं, तीनों जो डिवीजन है, पावर डिवीजन है, ये एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो फर्स्ट कांस्टेंट वहां से आ गया। प्रेसिडेंट अपनी मनमानी करेगा, कितने साल करेगा? 4 इयर्स तक करेगा। 4 इयर्स बाद पब्लिक क्या करती है, वो उसको वापस बुला लेती है, वापस वोट करते ही नहीं है, क्योंकि सबको क्या पसंद है? शांति। तो ये सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है, ये फर्स्ट कांस्टेंट तो अमेरिका का वो है, और कोई कंट्री नहीं लगा सकता, उसके खुद की कंट्री में ही है। तो ये अनरेस्ट्रेन्ड एंड इमोडरेट एक्सरसाइज ऑफ अमेरिका's मिलिट्री पावर बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ये जो अनरेस्ट्रेन्ड और इमोडरेट जो एक्सरसाइज है अमेरिकन मिलिट्री पावर की, इसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच इस पे चेक रखती है ना? चेक बना के रखती है। तो फर्स्ट कांस्टेंट तो ये आ गया, कहाँ से आ गया? आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन से आ गया। अब सेकंड की बात करते हैं अपन। सेकेंड कांस्टेंट है वो अमेरिकन पावर इज ऑल्सो डोमेस्टिक इन नेचर। जो अमेरिकन पावर है वो डोमेस्टिक इन नेचर, मतलब बहुत ओपन है। वहां पे डेमोक्रेसी तो कब से है, तो लोग अपने वॉइस को रेज करने में पीछे नहीं उठते, मतलब अपनी ओपिनियन, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने में कहीं भी पीछे नहीं हटते, बहुत खुल के बात करते हैं, ओपन डिस्कशन होते हैं। तो सेकेंड जो कांस्टेंट आया वो अमेरिकन के डोमेस्टिक नेचर की वजह से आया, एंड स्टेम फ्रॉम द ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, क्योंकि अमेरिकन जो सोसाइटी है उसका नेचर क्या है? ओपन है, डिबेट करनी है ओपन, डिस्कशन ओपन, पॉलिसीज को प्रोटेस्ट करना है ओपनली, बहुत खुल के लोग इसको। तो ये सेकंड है। ऑल्दो द अमेरिकन मास मीडिया में from time to time imposed or promote a particular perspective on domestic public opinion in the US। हालांकि जो अमेरिकन मास मीडिया है, जो मास मीडिया समझते ही हो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर और भी इंटरनेट वगैरह, वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं? इम्पोज करते हैं, प्रमोट करते हैं पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन पे। कई बार यूएस में मतलब बहुत खुल के डिबेट डिस्कशन होता है, कई बार प्रमोट करते हैं, कई बार इम्पोज करते हैं थ्रू टेलीविजन, थ्रू रेडियो, थ्रू प्रिंट मीडिया, जो भी है। So there is nevertheless a deep skepticism regarding the purpose and method of government। इसीलिए तो भी एक डीप स्केप्टिज्म होता है, डाउट है गवर्नमेंट के मेथड पे, उनके पर्पसेस पे, कि उसका पर्पस क्या है। वहां पे एक डाउट रहता ही है कि भाई जो भी कर रहे हैं, इराक जब युद्ध हुआ था
अमेरिका ने जबरदस्ती को इराक इन्वेड किया था, तो वहां पे उसके 3000 सोल्जर्स मारे गए थे। तो वो लॉस नहीं है क्या अमेरिका का? वो भी तो एक बहुत लॉस है, उसका भी तो लॉस हुआ। तो लोगों ने अपोज किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई दूसरों को इन्वेड करने के चक्कर में हमारा खुद का भी तो लॉस हो रहा है ना। उनके 3000 सोल्जर्स भी तो मारे गए थे। तो कुछ जो एक डाउट है कि भाई उनका पर्पस क्या है, मेथड क्या है ना, गवर्नमेंट का पॉलिटिकल कल्चर में ये सब डाउट रहता है। दिस फैक्टर इन द लॉन्ग रन इज ए ह्यूज कांस्टेंट ऑन यूएस मिलिट्री एक्शन ओवरसीज। जो यूएस मिलिट्री एक्शन से ओवरसीज मतलब कहीं भी अपने कंट्री से बाहर जाके जो मिलिट्री एक्शन है उस पे कांस्टेंट कौन लगाता है? यही ओपिनियन, यही सिटीजन्स, यही डोमेस्टिक नेचर ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे एक तो कांस्टेंट लग गया। थर्ड कांस्टेंट की बात अगर हम करें तो however it is the third constant on the US that is perhaps the most important। ये थर्ड जो कांस्टेंट आता है यूएस पार पे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देयर इज ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरनेशनल सिस्टम दैट कुड पॉसिबली मॉडरेट द जो देयर एक केवल एक ऑर्गेनाइजेशन है इनका। एक अलायंस बना था, आपको याद होगा, वेस्टर्न अलायंस। उसमें कितने कंट्रीज इन्वॉल्व थे? कोई बता सकता है कितने कंट्री इन्वॉल्व थे? अलायंस आपको पता होगा, वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस बना था। कौन बताएगा? 2 कंट्रीज उसमें यूएसए और यूएसए। वो तो सुपर पावर कंट्री थी। वेस्टर्न अलायंस में बताइए कितने कंट्रीज इन्वॉल्व थे? एक ईस्टर्न अलायंस था यूएसएसआर का, वेस्टर्न अलायंस था यूएसए का। तो उसमें कुछ नाटो आपने सुना हो तो कितने? मैम 12। हाँ 12 मेंबर्स थे, है ना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल सिस्टम पे, तो कहाँ गया, एक्सरसाइज ऑफ अमेरिकन पावर टुडे। तो वो 12 जो कंट्रीज हैं वो नाटो की, जिसे कह सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी क्या करती है? चेक रखती है। हालांकि अलायंस किसकी है? यूएस की। यूएस की वजह से ही बनी है वो, यूएस की वजह से ही है। लेकिन नाटो के मेंबर्स खुद भी इस चीज को प्रमोट नहीं करते कि कोई ऐसी मिलिट्री पावर के बेस पे अमेरिका किसी को भी इन्वेड करे या अपनी हेजीमनी बहुत आउट ऑफ द वे जाके एस्टेब्लिश करे। तो ये जो नाटो के मेंबर्स हैं वो भी उसको चेक रखते हैं। अब उसको अपने भले ही मेंबर उसके हों लेकिन उनसे भी उनको बना के तो रखनी ही है ना। तो ये नाटो है। फोर्थ थर्ड जो कांस्टेंट आता है वो आता है नाटो से। The US obviously has an enormous interest in keeping the alliance of democracies that follow the market economic alive। मार्केट इकोनॉमिक को अलाइव रखने के लिए, और ये जो 12 कंट्रीज हैं सब में क्या है? डेमोक्रेसी है, कोई भी ऐसा नहीं है। 12 डेमोक्रेसी, उसको मार्केट जो इकोनॉमी है उसको अलाइव रखने के लिए इन अलायंसेस की उसको सुननी पड़ती है। सुनेगा, वो सुनता है, कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट तो हो रहा है। मतलब ट्रेडिंग के थ्रू या किसी भी तरह इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू इन अलायंसेस से भी उसको फायदा तो है, तभी तो इसके अलायंस है वो। तो ये भी एक रीजन है कि नाटो के मेंबर्स हैं वो भी कांस्टेंट इनडायरेक्टली वो कांस्टेंट अमेरिकन पावर पे रखते हैं। Therefore, it is possible that its allies in the NATO will be able to moderate the exercise of US hegemony। तो कुल मिला के नाटो के जो मेंबर्स हैं, नाटो का जो अलायंस है, जो 12 कंट्रीज हैं, सब में डेमोक्रेसी है और वो कोई भी नहीं चाहता मतलब डेमोक्रेसी से बाहर या कुछ ऐसा कुछ डिसीजन ले अमेरिका और इस अमेरिका का वो साथ दे, ऐसा नहीं है। तो तीसरा कांस्टेंट आ गया उसका नाटो से। यहाँ तक 3 कांस्टेंट क्लियर हो गए? किसी को डाउट है? नो मैम। देखिए चैप्टर क्लियर होना चाहिए। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द 3 कांस्टेंट, या कांस्टेंट नहीं भी बोले, नंबर ऑफ कांस्टेंट ना बोले, व्हाट आर द कांस्टेंट ऑफ अमेरिकन पावर। तो आपको ये 3 क्लियर, आपको बस 3 पॉइंट्स हैं, पूरे टॉपिक में कहीं कुछ नहीं है, बस ये 3 क्लियर रखने की किस किस तरीके से कांस्टेंट है, लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है अमेरिका पे भी। जो पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर कंट्री है उसमें कांस्टेंट फिर भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट
टॉपिक स्टार्ट कर दूं? बताइए नेक्स्ट टॉपिक। मैं तभी स्टार्ट करूंगी तब आप हाँ बोलेंगे, यस मैम। है ना। अब हम देखेंगे इंडियाज रिलेशनशिप विद यूएस। इंडिया के साथ यूएस की क्या रिलेशनशिप थी, कैसे थी, जबकि हम इंडिया दोस्त किसका था, यूएसएसआर का। आप देखिए इसमें पढ़ेंगे अपन। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर इंडिया फाउंड इटसेल्फ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डिवाइड फ्रॉम द यूएस। कोल्ड वॉर ईयर्स में हालांकि वो अलाइन नहीं था ना यूएस के साथ ना यूएसएसआर के साथ, पर आपको याद होगा 1971 में जब मतलब इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट मतलब सेपरेट किया था, तब क्या हुआ था, और यूएस क्या था, पाकिस्तान का दोस्त था। तो यूएस ने अपने मालवाहक जहाज और सैनिक वगैरह ये समुद्र के रास्ते भेज दिए थे, तब हमारा सपोर्ट किया था यूएसएसआर ने, है ना। तो ऐसा नहीं था कि हम यूएस के साथ या यूएसएसआर के साथ अलाइन थे, हम किसी अलायंस में नहीं थे, इंडिया किसी भी अलाइन में नहीं था। पर फिर भी उसका जो थोड़ा बहुत जो सॉफ्ट कॉर्नर या आप कह लो थोड़ा सा विश्वास, उसका थोड़ा सा इंक्लिनेशन जो टिल्टेड था थोड़ा सा, वो यूएसएसआर के साथ था। ठीक है। उसने कोल्ड वॉर के बाद यूएस के अपोजिट साइड, क्योंकि यूएस पाकिस्तान का दोस्त था, इंडियाज क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप ड्यूरिंग दोज ईयर वाज विद इन द सोवियत यूनियन। उसकी क्लोजेस्ट जो फ्रेंडशिप थी सोवियत यूनियन के थोड़े इंक्लाइन था, अलायंस नहीं था, इंक्लाइन था, सोवियत यूनियन के साथ थी। आफ्टर द कोलेप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन कोलेप्स हुआ, डिक्लाइन हुआ 1991 में, है ना। पहले तो भाई दोनों सुपर पावर कंट्री थी, दोनों बराबर की थी, लेकिन बाद में सोवियत यूनियन क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हो गया। अब कौन रह गया, अकेला अमेरिका रह गया, और अमेरिका से हमारे रिलेशंस ठीक थे ही नहीं बिल्कुल भी। तो क्या हुआ, इंडिया सडनली फाउंड इटसेल्फ फ्रेंडलेस इन एन इंक्रीजिंग हॉस्टाइल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में अब इंडिया क्या हो गया, फ्रेंडलेस हो गया, कोई दोस्त ही नहीं रहा। यूएसएसआर तो खुद ही बेचारा अपनी चीजों से जूझ रहा था, तो इस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में बहुत अकेला हो गया था इंडिया। However, these were also the year when India decided to liberalize। फिर इंडिया ने क्या किया, अब इंडिया को ये समझ आ गया था कि मैं अकेला तो हो गया हूँ, तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के लिए, ग्लोबलाइज करने के लिए। पहले ग्लोबलाइज नहीं थी, आप देखेंगे इंडिया में शुरू में सोशलिज्म में विश्वास रखता था, तो कुछ भी प्राइवेटाइजेशन नहीं था, है ना, कैपिटल नहीं था, सब कुछ स्टेट के गवर्नमेंट के अंडर था। अब उसने क्या किया, सडनली उसने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया, उनको लिबरलाइज किया, उनको ग्लोबलाइज किया, उनको इंटीग्रेट किया ग्लोबल इकोनॉमी में। क्योंकि पहले क्या हुआ था कि पहले तो उसको ये सब चीजें समझ नहीं थी, आइडियोलॉजिकल, अगर वॉर में देखा जाए तो यूएस ही विनर था, कैपिटलिस्ट था, वो कैपिटलिज्म में विश्वास रखता था। सोशलिज्म क्या हुआ था, वो यूएसएसआर में आप देख ही चुके हो कि कैसे कैसे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। अब इंडिया को यहाँ पे सोचना था कि मैं अगर मुझे थोड़े से भी रिलेशंस डेवलप करने, तो अपनी इकोनॉमी पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा लिबरलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा ग्लोबलाइज करना पड़ेगा। This policy and India's impressive economic growth rates in recent years have made the country an attractive economic partner of a number of countries, including the US. उस वक्त जब कंडीशन जब ये इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले इकोनॉमिक हमारी खराब हो चुकी थी, हम वैसे ही वीक थे, बहुत कमजोर पड़ चुकी थी, अब वैसे भी कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही था। तो क्या किया, इस पॉलिसी ने इंडिया की इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से रिसेंट ईयर से बहुत जो अट्रैक्टिव इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं वो बढ़ते चले गए। इकोनॉमिक पॉलिसी से हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो कॉपरेशन है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अदर कंट्रीज के साथ भी उसमें यूएस भी इंक्लूडेड था। यूएस भी अब हमारे, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें सेकेंड लार्ज, अब पॉपुलेशन में सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया, तो जितने भी एमएनसीज हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एमएनसीज को फायदा डायरेक्टली किससे होगा, पॉपुलेशन से। तो यूएस को ये समझ आ गया था कि हाँ पॉपुलेशन है,
कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे प्रोडक्टिविटी है, कहाँ पे क्या है, ये यूएस को समझ आ गया था। तो ये हमारी जो पॉलिसी चेंज हुई उससे थोड़े से हमारे रिलेशंस डेवलप होना शुरू हुए। It is important that we do not lose sight of the fact that two new factors have emerged Indo-US relation in recent years. ये बहुत important है कि जो two new factors emerge हुए थे इंडो-यूएस रिलेशंस में recent years में, वो factors हम डिस्कस करेंगे कि कौन से two factors से यूएस और इंडो रिलेशनशिप में recent years में। These factors relate to the technological dimension. एक तो पहला फैक्टर जो है वो था टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, है ना। टेक्नोलॉजिकली जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है, ये सब इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर है ज़्यादातर इंडिया में ही है। स्किलफुल जैसे वैसे आप बात करो तो स्किलफुल ज़्यादातर लोग इंडिया में ही हैं। तो टेक्नोलॉजिकली हम मतलब वो वैसे हमसे हावी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब इस पे टेक्नोलॉजिकली इस पे डिपेंड करती थी। तो एक फैक्टर ये भी था, ठीक है। इंडिया अमेरिकन डायस्पोरा, इंडिड दिस टू फैक्टर्स, एक ये था। इंडिया अमेरिकन प्रवासी, जो इंडिया के बहुत सारे प्रवासी हैं वहाँ पे अमेरिका में रह रहे हैं, वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो एक ये था, एक टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन था। तो कुछ फैक्ट्स थे इनके आपस में रिलेशंस को और मजबूती देने के लिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए। द यूएस एब्जॉर्ब अबाउट 65% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। आप देखिए यूएस ने जो एब्सॉर्ब किया 65% इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट जो सॉफ्टवेयर सेक्टर से था, वो 65% ऑब्जर्व किया था यूएस। मतलब करता है, किया था नहीं, करता है। 35% of the technical staff of Boeing is estimated to be of Indian origin. 35% जो टेक्निकल स्टाफ है ना, वो एस्टिमेट किया जाता है वो इंडियन ओरिजिन का ही है। 35%, तो नहीं बिगाड़ सकता वो रिलेशंस। 3 लाख इंडियंस वर्क इन सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली में 3 लाख इंडियंस काम कर रहे हैं। उनके पास नहीं है इतनी मतलब ह्यूमन पावर, या जिसे कैसे ना, क्या ह्यूमन लेबर या क्या कुछ भी कह लो आप, तो इंडियन वर्क कर रहे हैं। 15% ऑफ ऑल हाईटेक स्टार्टअप आर वेरी इंडियन। अब आप देखो 15% जो हाईटेक स्टार्टअप्स हैं वो इंडियन अमेरिकन के ही हैं। दोनों ने मिलके ही जो हाई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्टार्ट किया है, ये इंडियन अमेरिकन ने ही मिलके स्टार्ट किया है। वेट, इस टॉपिक को मैं कल एक बार कंटिन्यू कर लूंगी, क्योंकि बाहर स्टूडियो के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जल्दी से बता दीजिए। इसको एक बार फिर से कोई क्वेश्चन नहीं है। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो। Yes, ma'am.